हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में जो अपने डीसी जनरेटर है उसका वर्गीकरण किया अपन ने, जिसमें सबसे पहले जो तुम्हारे आता है सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, यानी सेपरेटली जो एक्साइटेड जनरेटर होता है उसको हम पृथक उत्तेजित जनरेटर भी कहते हैं, मतलब अलग से उत्तेजित जनरेटर भी कहते हैं। उसके बारे में जानेंगे, तो देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र। देखिए, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को मैंने अभी आपको नाम भी बताया, इसको क्या बोलते हैं? अलग से उत्तेजित जनित्र। इसका अगर अन्य नाम बात करें तो अलग से उत्तेजित की जगह अपन पृथक उत्तेजित भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इसके जो नाम होते हैं कि इस जनरेटर के जो नाम होगा, यानी सेपरेटली एक्साइटेड मतलब इसमें जो उत्तेजना है जो किससे कराई जाएगी? बाहरी इसमें कोई सप्लाई कार्य में ली जाएगी। अब देखिए, इसमें बाहरी सप्लाई के रूप में क्या काम में ले सकते हैं अपन? तो इसके रूप में भैया अपन काम में ले सकते हैं बैटरी। एक तो आप बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा डीसी जनित्र जिसे आप डायनेमो कहते हो। डीसी जो जनरेटर होता है छोटा, उसको आप क्या कहते हो? डायनेमो। तो डायनेमो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, और डीसी सप्लाई के रूप में अन्य कोई साधन, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीसी जनरेटर के अलावा और क्या हो सकता है? तो डीसी जनरेटर के अलावा आपके अन्य जो भी सप्लाई, मतलब डीसी जो अपने को डीसी दे सकें, तो उसके लिए अपने पास क्या हो सकता है? एसी टू डीसी को कन्वर्ट करने के लिए क्या हो सकता है? रेक्टिफायर का भी प्रयोग किया जा सकता है। रेक्टिफायर मतलब डायोड, तो डायोड भी अपन क्या कर सकते हैं? इसमें प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखिए, जो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसमें अपन क्या करते हैं? बाहर से उत्तेजित करते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन कही जाती है कि जो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसमें अपने को बाहरी सप्लाई स्रोत यूज में ले रहे हैं। तो बाहरी सप्लाई स्रोत जब ले रहे हैं तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता अपने को नहीं होगी, मतलब कि इसमें कोई अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन आपका जो आएगा वो क्वेश्चन ये आता है कि किस जनित्र में, किस डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती? तो वहां पर जो आपको करना है वो करना है सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब कि पृथक उत्तेजित जनित्र। अब देखिए, अगर मैं देसी तरीके से बात करूं कि आपके जो जनरेटर होता है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो आप सभी जानते हो ये आपके क्या होता है? पोल होते हैं। देखिए, ये जो पोल होते हैं, इन पोलों पर क्या लपेटी जाती है? आपकी वाइंडिंग लपेटी जाती है। जब स्व उत्तेजित है तो इसकी एक क्वाइल होगी खुद की। अब देखो, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर पढ़ रहे हैं तो पृथक उत्तेजित है, ये स्व उत्तेजित नहीं, सॉरी, पृथक उत्तेजित है। तो यहां पर अपन क्या ले सकते हैं? एक बैटरी काम में ले सकते हैं। अब देखिए, बैटरी जब काम में ले रहा हूं तो बैटरी जब जोड़ता हूं उससे पहले भी ये कुछ अगर ईएमएफ जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इसके जो पोल है वो किसके बनाए जा रहे हैं? ढलवा लोहे के बनाए जा रहे हैं, या कास्ट, जिसे आप कास्ट आयरन कहते हो, या फिर कास्ट स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर भी क्या होगा? पहले जब बैटरी से जोड़ा जाए उससे पहले भी अगर 2 4 5 वोल्टेज पैदा हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर क्या पैदा हो रहा है कि वहां पर अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह गया है। अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रहेगा, उसी के कारण जिसका ग्राफ आएगा वो स्टार्टिंग से मतलब जो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट ना होकर कुछ ऊपर से स्टार्ट होगी, तो वो शून्य वोल्टेज। और इनका जो अभिलक्षण बोलते हैं, जिन्हें आंतरिक अभिलक्षण और बाह्य अभिलक्षण होते हैं, इन अभिलक्षणों के अंदर जानेंगे। तो देखिए, इसके अलावा जो आर्मेचर होता है इसका, उस आर्मेचर में आप जानते हो यहाँ पर कम्यूटेटर के दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? कार्बन ब्रश लगे होते हैं। और जो आपके आर्मेचर के सिरे हैं, यहाँ पर आपके क्या जोड़ा जाएगा? लोड जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देसी तरीके से देखा जाए तो इस प्रकार से क्या होता है? इसकी संरचना होती है। अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम की बात करूं तो देखिए, जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें क्या होता है? एक तो होता है आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से अपन सप्लाई को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित
कर सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये प्लस और ये माइनस, ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन नेगेटिव वाली, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और लाइन पॉजिटिव और जो नेगेटिव होती है वो किस में होती है, आपके डीसी सप्लाई में। तो देखिए यहां से मैंने क्या किया, ये कौन सी वाइंडिंग होती है, इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड। और इसके सिरों के जो नाम होते हैं F1 और F2। देखिए जो क्वेश्चन आता है इसके सिरों से भी आता है कि जो आपके पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है उसकी जो फील्ड कॉइल होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, उसके सिरों के नाम बताइए। तो वहां पर सिरों के नाम क्या होंगे, F1 और F2। जबकि देखो यहाँ पर भी टर्नों की संख्या शंट फील्ड यानी जो शंट जनरेटर होता है उसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग की तरह ही इसमें भी टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन शंट जनरेटर की तुलना में जो आपका ये पृथक उत्तेजित जनरेटर है उसमें शंट ये जो फील्ड होगा उसके टर्नों की संख्या भी क्या रखी जाती है, उसकी तुलना में ज़्यादा रखी जाती है। इसके अलावा देखो एक क्या होगा इसमें, आर्मेचर। और आर्मेचर जो होता है उससे क्या संयोजित होता है, आपका लोड संयोजित होता है। और लोड को आप यहां पर एक पूंजी के माध्यम से भी जोड़ सकते हो। और यहां पर ये मैंने जोड़ा एक वेरिएबल लोड, इसको आप बोल सकते हो लोड। यहां पर जो वोल्टेज प्राप्त होती है उसे अपन बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, जो टर्मिनल पे मिलेगी उसको कौन सी वोल्टेज कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। और जो आर्मेचर के ऊपर मिलती है उसको ईजी के द्वारा भी बोल सकते हैं। ईजी का मतलब होता है, या ई के द्वारा भी लिखा जा सकता है। ईजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, यानी जो आर्मेचर जो ईएमएफ जनरेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में देखते हैं कि यहां पर जो इसमें करंट बहती है इसको अपन बोलते हैं फील्ड की करंट। कौन सी करंट बोलेंगे, फील्ड की करंट। और यहां पर जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे तो इजी कहा, और यहां पर जो प्राप्त हुआ उसको अपन ने क्या कहा, यहां पर जो प्राप्त हुआ उसको बोला, आउटपुट में जो मिला अपने को उसको टर्मिनल वोल्टेज कहा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस जनरेटर में यहां पर मैंने बाहरी स्रोत काम में लिया है। अब देखो यहां पर जो इसका जो वक्र होता है, इसमें जो वक्र होता है मतलब कि सेपरेटली जो एक्साइटेड जनरेटर है इसमें कोई अवशिष्ट चुंबकत्व अपन काम में नहीं ले रहे। तो अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब जब भी मैंने इसको सप्लाई स्रोत से संयोजित किया और उसको जब रोटेट करवाया आर्मेचर को तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हुई, मतलब कि इसमें कोई अवशिष्ट चुंबकत्व की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां पर जब मैंने लोड जोड़ा, क्या जोड़ा, आपके लोड जोड़ा, तो देखिए इसमें लोड मैं विभिन्न प्रकार के जोड़ सकता हूं, यानी लोड का जो प्रभाव है वो इसकी पैदा होने वाली ईएमएफ पर नहीं पड़ता। तो देखिए मैं एक तो बिना ओपन सर्किट की बात करता हूं। ओपन सर्किट पर जो आपके जो इसमें अभिलक्षण होते हैं, तो ओपन सर्किट एक तो जिसे बोलेंगे अपन खुला परिपथ अभिलक्षण, खुला परिपथ अभिलक्षण, इसको अपन बोल सकते हैं OCC, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हिंदी के अंदर बोला जाता है खुला परिपथ अभिलक्षण। खुला परिपथ का मतलब यहां पर ये लोड संयोजित नहीं होगा। अगर मान लीजिए लोड को संयोजित नहीं किया है तो लोड को संयोजित जब तक नहीं करेंगे, देखिए लोड को मैंने कोई संयोजित नहीं किया और इसको रोटेट करवा रहा हूं तो जितना भी फील्ड वाइंडिंग द्वारा फ्लक्स होगा उसका छेदन करेगा यहां पर क्या, आर्मेचर। और आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होगी, यहां तक ईएमएफ भी पैदा हो रही है, यहां पर कोई करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। और जब तक करंट का प्रवाह नहीं होता तब तक इनमें जो दो दोष आते हैं आपके, यानी एक तो आता है आर्मेचर प्रतिक्रिया और एक होता है ओमिक ड्रॉप, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप। और जो ओमिक वोल्टेज ड्रॉप होती है वही क्या होती है, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप। इसके अंदर आपके ओमिक में और क्या शामिल हो जाता है, कार्बन वर्षों की ड्रॉपेज भी शामिल हो जाती है। तो देखिए दो प्रकार से आर्मेचर प्रतिक्रिया और वोल्टेज ड्रॉप, ये दोनों ही कब तक नहीं होगी, जब तक यहां पर अपने लोड संयोजित नहीं किया। तो देखिए इसका जो वक्र की बात करूं, तो जब वक्र की बात कर रहा हूं तो अगर मान लीजिए इसका कुछ अवशिष्ट चुंबक तो इसमें शामिल रहता है। अगर मैंने इसके पोल है वो ढलवा लोहे के बनाए हैं या ढलवा स्टील जिसे बोलते हो आप उसके बनाए हैं, तो यहां पर इसमें पहले से क्या रहेगा, अवशिष्ट चुंबक तो रहेगा। और जब आर्मेचर को घूर्णन कराता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने लोड संयोजित नहीं किया है तो ईएमएफ क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, जब मैंने करंट ही नहीं भाई यहां पर कोई लोड, यहां पर आपने बैटरी संयोजित नहीं की है
बैटरी संयोजित नहीं की है तब भी ये ईएमएफ पैदा कर रहा है, इसका मतलब इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व है और उसके कारण कुछ वोल्टेज पैदा हो गई है। अब यहाँ पर देखो मैं 3 प्रकार की आपको वोल्टेज बता रहा हूँ। यहाँ पर एक तो जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, एक वोल्टेज कौन सी होती है, टर्मिनल वोल्टेज, और एक शून्य लोड पर वोल्टेज। शून्य लोड वोल्टेज को आप किससे लिख सकते हो, V0 या E0 के माध्यम से भी लिख सकते हो, E0 के माध्यम से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो शून्य लोड की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, शून्य लोड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो शून्य लोड की अगर वोल्टेज की बात की जाए तो देखो मैं शून्य लोड की बात करूंगा तो शून्य लोड पर देखो इसमें जो आपने क्या किया है, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग के रोटेट कराया किसको, आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग में, तो यहाँ पर ईएमएफ पैदा हुआ यहाँ से। अब जब तक इसमें करंट नहीं बह रही है तब तक यहाँ यहीं पे मानेंगे, और यहाँ पर जब करंट बहेगी किसके अंदर, फील्ड के अंदर, जैसे ही फील्ड में करंट बढ़ी, जैसे जैसे फील्ड की उत्तेजना बढ़ती जाएगी, फील्ड की उत्तेजना बढ़ेगी तो आर्मेचर जो है वो बल रेखाओं का छेदन भी क्या करता जाएगा, ज़्यादा करता जाएगा। तो वैसे वैसे इसका ईएमएफ बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति आती है जब ये क्या करता है, झुकाव लेता है, जिसको बोला जाता है नी मतलब उठना, ठीक है, नी बोली जाएगी यहाँ पर। और एक क्षैतिज अवस्था आ जाती है, यहाँ पर जो ईएमएफ है, यानी यहाँ पर स्थिति कौन सी है, इसकी संतृप्त अवस्था। किसकी अवस्था, ये संतृप्त अवस्था, ये संतृप्त अवस्था है फील्ड की। जब तक आपने इसका ईएमएफ बढ़ाया और ईएमएफ बढ़ाते बढ़ाते इसका फील्ड फ्लक्स जो है एक ऐसी स्थिति पर आ जाता है कि आप ईएमएफ में वृद्धि करने पर भी इसके फील्ड में क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है। फील्ड में वृद्धि नहीं होगी तो आर्मेचर जो द्वारा छेदन किया जाएगा, इसकी गति को मैंने क्या रखा है, नियत रखा है, और नियत गति पे जब घुमा रहा हूं, जब तक फील्ड वृद्धि हो रही तब तक तो ईएमएफ वृद्धि होगा, और संतृप्त अवस्था के बाद में इसका जो ईएमएफ है वो एक सीधे लेवल के रूप में आ जाएगा। मतलब कि ईएमएफ जो होगा वो एक ऐसी अवस्था में आ जाएगा, इसको बोलते हैं अपन खुला परिपथ अभिलक्षण। मतलब कि ईएमएफ में वृद्धि संतृप्त अवस्था के बाद में नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद की बात करें तो 2 अभिलक्षण और होते हैं इसमें। वो 2 अभिलक्षण कौन कौन से, तो देखो एक ग्राफ और बनाता हूं मैं, उस ग्राफ में ही इनका जिक्र करेंगे अपन। किस किस का, टर्मिनल वोल्टेज का VT, और आपके EG, और इसके शून्य लोड वोल्टेज। तो शून्य लोड की वोल्टेज की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए शून्य लोड की वोल्टेज की बात करूं तो संतृप्त अवस्था में एक सीधी रेखा के समान आ रहा है, तो इसकी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर नाम दे दीजिए A, और यहां पर आपने दिया B। तो A और जो B, A और बिंदु B तक जो आपको ईएमएफ हमेशा देखो, ये करंट कौन सी है, फील्ड की करंट। किसकी करंट है ये, फील्ड की करंट। और जब फील्ड की करंट बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि इसका ये कौन सी अवस्था आ चुकी है, संतृप्त अवस्था आ चुकी है। संतृप्त अवस्था के बाद में इसकी ईएमएफ में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, यदि इसमें क्या होता है, मैं लोड संयोजित कर देता हूं। क्या संयोजित कर देता हूं, लोड। और लोड संयोजित करने के बाद इसमें 2 प्रकार के दोष होंगे, मैंने कहा था, आर्मेचर की प्रतिक्रिया और ओमिक वोल्टेज ड्रॉप। अब वो कैसे होते हैं, जैसे आपने लोड संयोजित किया, लोड संयोजित कहते ही यहाँ पर क्या प्रवाहित होती है, करंट। इसको आप कौन सी करंट कह सकते हो, लोड की करंट, या इसकी करंट इसमें बह रही है उसको बोल सकते हो आर्मेचर की करंट। तो जब तक मैंने देखो खुला परिपथ अभिलक्षण बताया आपको, तो खुला परिपथ अभिलक्षण किस किस के मध्य बताया, इस फील्ड की करंट जो अभिलक्षण ये होता है ये किस किस के मध्य बताया जाता है, फील्ड की करंट और आर्मेचर में पैदा हुई वोल्टेज के मध्य बताया जाता है। किसके मध्य बताया जाता है, आर्मेचर में पैदा हुई यानी जनरेटेड वोल्टेज और फील्ड की करंट के मध्य बताया। तो ऐसा अभिलक्षण जिसके अंदर जनरेट यानी उत्पन्न ईएमएफ और फील्ड की करंट के मध्य क्या दिखाया जाए, अभिलक्षण दिखाया जाए, तो उसको अपन खुला परिपथ अभिलक्षण कहते हैं। इसके अलावा देखो जब मैंने लोड संयोजित किया, लोड संयोजित करने पर इसमें 2 दोष होंगे, लेकिन मैं अगर इसको ओमिक वोल्टेज ड्रॉप को कुछ समय के लिए नहीं मानूं और कुछ समय के लिए सिर्फ किसको देखता हूं, आर्मेचर प्रतिक्रिया, तो आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होगी वो कैसे होगी, जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पर लोड संयोजित किया, लोड संयोजित करते ही यहाँ आर्मेचर के अंदर क्या प्रवाहित होने लग गई, आपकी करंट प्रवाहित होने लग गई, और करंट प्रवाहित होते ही खुद का भी क्या बनाएगा, एक फ्लक्स बनाएगा, और वो फ्लक्स किसका छेदन करेगा, जिसके कारण पैदा हुआ है उसी कारण का क्या करता है, वो विरोध करता है। मतलब कि इसमें फ्लक्स किसके कारण जनरेट हुआ, पहले इसमें कोई ईएमएफ जनरेट हुआ होगा तभी तो क्या भाई इसके अंदर करंट, तो ईएमएफ किसके कारण बनी थी, इसके फ्लक्स के कारण। तो मुख्य इसका कारण क्या हुआ, इसमें जो करंट बही और इसमें ईएमएफ पैदा हुआ, इसका मुख्य कारण आर्मेचर में जो ये सब कुछ हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है, इस फील्ड का फ्लक्स। और फील्ड का फ्लक्स का क्या करेगा, इसमें जो फ्लक्स पैदा हुआ वो फ्लक्स इस फील्ड के फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। और फील्ड के फ्लक्स का जब विरोध करेगा
तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड के फ्लक्स के मान में कमी होगी, और कमी होने से यहाँ पर जो आर्मेचर है, आपका जो आर्मेचर है वो क्या करेगा, ईएमएफ पैदा कम करेगा। ठीक है, तो ईएमएफ पैदा कम हो जाएगी, यानी ईएमएफ के मान में, यानी ये आपकी संतृप्त अवस्था है, उससे धीरे 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 ईएमएफ का मान घटता जाएगा। तो ये जो अवस्था है इसको बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया, इसको नाम दे दीजिए सी। ठीक है, तो वक्र जो आपने देखा है बी और सी के मध्य, ये आपकी कौन सी प्रक्रिया आ जाती है, आर्मेचर प्रक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया। और आर्मेचर जो प्रतिक्रिया वाला ये जो वक्र था ये तो OCC, और ये जो आपका वक्र है ये दिखाता है आंतरिक अभिलक्षण। इसको बोला जाता है आपके आंतरिक को बोलते हैं इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ICC। ठीक है, एक होती है बाह्य को बोलते हैं एक्सटर्नल का मतलब, अब देखो एक्सटर्नल जो है इसने नाम दिया है तो उसके हिसाब से इसका वक्र एक नया बना दिया है। तो वो उस वक्र में इसने क्या कर दिया, ओमिक जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब कि आर्मेचर द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, कार्बन वर्षों की जो ड्रॉप होती है उसको शामिल कर लिया है। तो उसके बाद में ईएमएफ के मान में क्या होती जाएगी, और कमी होती जाएगी, मतलब कि यहां पर क्या होगा, ओमिक ड्रॉप। मतलब कि अगर आपको पूछा जाए तो ये अभिलक्षण किसका है, आपका ECC, और इसको क्या बोलेंगे, बाह्य परिपथ अभिलक्षण। तो बाह्य परिपथ जो अभिलक्षण है वो कब शामिल हुआ अपना, तो देखो लोड संयोजित किया है अपन ने, जब लोड संयोजित कर दिया तो इसकी आर्मेचर की धारा और आर्मेचर, देखो आर्मेचर की धारा के कारण ही तो कौन सा आंतरिक में क्या हुई थी, आर्मेचर प्रतिक्रिया हुई थी आपके। तो आपके एक तो हो गया OCC। ठीक है, OCC में तो फील्ड की करंट और जनरेटेड वोल्टेज के मध्य अभिलक्षण दिखाया है इसने। इसके अलावा ICC मतलब कि इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो दिखा रहा है वो किसकी दिखा रहा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया शामिल कर रहा है। मतलब इसमें एक तो आर्मेचर की करंट की बात करेगा और आर्मेचर में पैदा होने वाली मतलब EG की बात करेगा। ठीक है, ये शून्य लोड की भी ले सकते हो आप, यहाँ पर जीरो भी बोल सकते हो। इसके अलावा ECC एक्सटर्नल बाह्य सर्किट अभिलक्षण, मतलब एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर जो दिखाता है वो लोड संयोजित करने पर मैंने कहा कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, और वोल्टेज ड्रॉप को जब भी शामिल करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, किसके मध्य देखेगा, वो टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज और इस टर्मिनल पर क्या जोड़ते हैं, लोड। तो लोड को आप कौन सी करंट आती है, लोड की करंट। तो इनके मध्य जो अभिलक्षण दिखाता है उसे ECC के नाम से जानते हैं, और आर्मेचर की धारा और जनरेटेड वोल्टेज के मध्य दिखाए उसे ICC के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन अभिलक्षणों को जाना जाता है, और कौन किस किस के मध्य दर्शाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ओपन सर्किट में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा था, इसमें क्या होती है, आर्मेचर की प्रतिक्रिया, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ओमिक ड्रॉप। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार जो जनरेटर है, अब देखिए इसका जो उपयोग की बात करें, इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या जोड़ा है, लोड को बार बार अपन परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके बारे में एक लाइन और कही जा सकती है कि इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जा सकता है। तो प्रयोग की बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं, तो बात करेंगे परिवर्तनीय लोड के लिए। परिवर्तनीय लोड के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह है अपना कौन सा, पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो मैं आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।